एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ प्रेप जुडिशरी। मैं डिम्पल पारेख, आपकी लॉ एजुकेटर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज के इस सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने हमारी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सीरीज़ को इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपको पता ही होगा कि 7 days 7 मॉक सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी क्लास आपकी रोज़ होने वाली है 12 बजे, जहाँ पर हम एज इट इज़ जैसा आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा वैसे ही क्वेश्चंस करेंगे। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द डे, मैंने जब आप सभी के कमेंट्स पढ़े तो देखा कि सभी को डाउट है कि मैम ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे पूछा जाता है, एक लाइन दे दी हमें, एक स्टेटमेंट दे दिया और फिर कहा गया कि भाई ये किस जजमेंट में कहा गया था, ये किस जजमेंट में बोला गया था, तो फिर हम इसके आंसर्स कहाँ से देंगे? बिकॉज बैरेक्ट से तो हम सिर्फ प्रोविजन ढूंढ लेंगे, तो फिर जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनका हम क्या करें? तो इसका ही सोल्यूशन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां मैं आपको टॉप 50, यानी कि आप ये समझो कि चाहे आप बात करो लॉ ऑफ क्राइम की, आप बात करो लॉ ऑफ टॉर्ट की, आप बात करो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, या फिर आप बात करो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, या फिर इस साल 2025 में कुछ करंट लीगल डेवलपमेंट हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, इन सभी को मिलाकर के आज हम 50 जजमेंट्स करने वाले हैं। और इनमें से इतने सारे जजमेंट्स तो ऐसे हैं जो आज तक पीवाईक्यूज में पूछे भी गए हैं। सो एज अ रिजल्ट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एंड तक इस क्लास को देखना है। जितने भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं, मैं आपको ये बता दूं कि अभी फिलहाल जो हमारी पीपीटी है वो इंग्लिश में है, लेकिन जब आप लॉ प्रेप जुडिशरी की टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, जब ये पीपीटी अपलोड की जाएगी आफ्टर दिस सेशन, उसमें आपको हिंदी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा, तो आप आराम से उसको डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। सबसे पहले हम चलते हैं लॉ ऑफ क्राइम पे, यानी कि क्रिमिनल लॉ पे। अब क्रिमिनल लॉ में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सा जजमेंट था जिसमें ये कहा गया था कि नार्को एनालिसिस टेस्ट जैसे जो टेस्ट होते हैं, बीप टेस्ट होते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं, वो अगर किसी पर्सन के कंसेंट के बिना करवाया जाए तो वो उनकी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उस जजमेंट का नाम था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। फिर हम आते हैं डिफेंस ऑफ नेसेसिटी पे। आप लोगों ने इस लैंडमार्क जजमेंट को सुना ही होगा कहीं ना कहीं कि भाई अगर मुझे भूख लगी है और मैं कहीं किसी ओशन में फंस गई हूँ, किसी सी में फंस गई हूँ, आसपास खाने को नहीं है, 7 दिन हो गए खाना नहीं मिला है, हम 5 लोग हैं बोट पे, तो क्या खुद की जान बचाने के लिए मैं किसी वीक पर्सन की जान ले सकती हूँ और बाद में ये कह दूँ कि नेसेसिटी थी? इस जजमेंट में कहा गया कि नहीं, नेसेसिटी थी, ये हमने माना, आपको भूख लगी थी ये हमने माना, लेकिन आप किसी और की जान लेके अपनी जान प्रेफर करो, अपनी जान को बचाओ, ये डिफेंस आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। हालांकि इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो सजा है वो कम कर दी गई थी, लेकिन कहा गया था कि भाई मर्डर तो मर्डर ही है, और केस का नाम है रेजिना वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस। देन कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चर्चा में भी है सेम सेक्स रिलेशनशिप, तो आप लोग कभी कभी ना ये दो जो जजमेंट्स है उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो उसमें से सबसे पहला है हमारा नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब ये जो नाज फाउंडेशन का केस है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, प्लीज आपको ये नोट करना है। जो नाज फाउंडेशन का केस है वो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जो सेम सेक्स रिलेशनशिप है बिटवीन एडल्ट्स, जो उनके प्राइवेट स्पेस में है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, तो हम जो सेक्शन 377 है इंडियन पीनल कोड का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट जो सेम सेक्स रिलेशनशिप है उसको हम डीक्रिमिनलाइज करते हैं। सो जो नाज फाउंडेशन का केस था वो दिल्ली हाई कोर्ट का था, और इसमें यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये क्यों कहा? बिकॉज उन्होंने कहा कि भाई हर किसी के पास राइट टू प्राइवेसी है, डिग्निटी है, इक्वालिटी है, ठीक है, तो ये राइट तो सभी लोगों को मिलनी ही चाहिए। एंड एज अ रिजल्ट ये जो पर्टिकुलर जजमेंट था ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप क्या समझते हो कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था? वहीं पर अगर आप देखो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वो कौन सा था जिसमें उन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया था सेम सेक्स रिलेशनशिप को? इट वॉज नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। हमेशा ध्यान रखिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाज फाउंडेशन केस एंड नवतेज सिंह जौहर केस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना और अच्छी तरीके से पढ़ करके ही एग्जाम देने जाना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स ऐसे हैं जो आज तक बहुत बार रिपीटेडली पूछे गए हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वन, आप में से सभी लोगों को पता है कि निर्भया गैंग रेप केस जो हुआ था उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट्स हुए थे। हमारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी आया था 2013 का, बट आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इस
पर्टिकुलर जजमेंट का नाम क्या था जहां पर कहा गया था कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है, एंड एज अ रिजल्ट जितने भी कॉन्विक्ट्स थे, जिसमें जो जुवेनाइल थे और एक जो थे उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था, उनको छोड़ के जो बाकी लोग थे उन लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई थी। तो उस केस का नाम है मुकेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली। ये प्लीज आपको याद रखना है। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों ने लॉ ऑफ क्राइम में ये पढ़ा ही होगा कि इफ देयर इज अ पर्सन जिसको एक मेंटल डिजीज है, वो अनसाउंड माइंड का है, ये प्रूफ हो जाता है कि दैट पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, उसको सही गलत की समझ नहीं है, उसको रीजनेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई उसने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, बिकॉज उसे पता ही नहीं है कि आखिर वो कर क्या रहा है। सो एज अ रिजल्ट वो जो जजमेंट है उसका नाम क्या है, डेनियल मैग्नॉटन्स केस। ये मैग्नॉटन्स केस जो है वो एक लीगल स्टैंडर्ड डिफाइन करता है फॉर इंसैनिटी एज अ डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या डेथ पेनल्टी देना कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नहीं है? इसका जवाब हमें कौन से लैंडमार्क जजमेंट में मिला था? इट वाज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां पर कोर्ट ने हमें यह बताया कि भाई डेथ पेनल्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है इन नेचर, लेकिन दी जा सकती है सिर्फ और सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। तो ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि डेथ पेनल्टी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कौन से जजमेंट में कहा गया था? तो वो बच्चन सिंह है। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ कहा गया था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही हम डेथ पेनल्टी दे सकते हैं? तो उसका जवाब भी आपका बच्चन सिंह ही होगा। देन कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग को पता ही है कि इफ देयर इज अ गर्ल या फिर हम विमेन बोल सकते हैं जो कि बिलो 18 है, उसके अगर कंसेंट के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो हम कहते हैं वो रेप है। लेकिन पहले इंडियन पीनल कोड का एक एक्सेप्शन था जो ये कहता था कि भाई ये तो ठीक है, बात ठीक है, बट अगर कोई 15 to 18 ईयर्स के बीच की कोई गर्ल है जो कि मैरिड है ना, तो वो रेप में नहीं आएगा जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। बट देन ये सही नहीं था, एंड एज अ रिजल्ट इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट था जहां साफ साफ कहा गया कि भाई वाइफ माइनर है तो क्या हुआ, जो मैरिटल रेप उसके साथ हो रहा है, जहां पर जो वाइफ है वो 15 to 18 ईयर्स के बीच में है, वो रेप में ही आएगा। ऐसा कोई एक्सेप्शन हम नहीं देने वाले हैं, बिकॉज बिलो 18 हम ये मानते हैं उनका कंसेंट भी इज नो कंसेंट फॉर अस। ठीक है। एंड देन कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा ऐसा लैंडमार्क जजमेंट है जिसने जो एडल्ट्री का ऑफेंस था इंडियन पीनल कोड में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, बिकॉज देखो यहाँ पर विमेन को सजा नहीं दी जा रही है ना, मेन को सजा दी जा रही है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि गलती अगर विमेन से भी हो लेकिन आदमी को सजा मिलेगी, इसका मतलब ये कि जो विमेन है वो प्रॉपर्टी है मेन की। बट ये तो बहुत पुराने ज़माने की सोच हो गई, एंड एज अ रिजल्ट हमने बोला कि भाई ये सही नहीं है, विमेन की भी अपनी डिग्निटी है, प्राइवेसी है अपनी, उसको भी राइट टू इक्वालिटी मिलती है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एज अ रिजल्ट ये बहुत ही गलत है टू ट्रीट विमेन एज अ प्रॉपर्टी। एंड एज अ रिजल्ट वो कौन सा लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया? इट इज जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर केसेस, जहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारे लिए आ जाता है, इस बार तो मूवी भी आई है, शाहबानो बेगम, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सबसे पहले ये कहा गया मुस्लिम पर्सनल लॉ में कि जो मुस्लिम विमेन है उनको डिवोर्स के बाद जब तक इद्दत पीरियड खत्म होगा तभी तक जो हस्बैंड है वो मेंटेन करेंगे, बट व्हाट आफ्टर दैट? तो एज अ रिजल्ट जब ये मैटर कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो हमारा सेक्शन 125 है सीआरपीसी का वो सेक्युलर है। सो इद्दत पीरियड तक जो वाइफ को मेंटेन करेंगे हस्बैंड, वो अंडर दी मुस्लिम पर्सनल लॉ करेंगे, और उसके बाद जो वाइफ है वो क्या कर सकती है? मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। तो ये जो लैंडमार्क जजमेंट है इसमें हमें क्या बताया गया कि जो डिवोर्स्ड मुस्लिम विमेन है वो भी क्लेम कर सकती हैं मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Then coming to the last judgment from criminal law, DK Basu versus State of West Bengal, very important because यहाँ पर हमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड कराई गई थी। ये देखा जा रहा था कि कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में जो डेथ्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा था? लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ टॉर्चर। एंड एज अ रिजल्ट जब ये मैटर कोर्ट के सामने जाता है तो कोर्ट ने डीके बसु गाइडलाइंस प्रोवाइड करी और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस देते हुए पुलिस को कहा कि एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना होगा ड्यूरिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन। आप इस तरीके से वायलेंस कमिट नहीं कर सकते हो, बिकॉज अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। उनकी भी अपनी खुद की बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जिसको आप वायलेट नहीं कर सकते।
and that is all about this particular judgment. Now coming to the law of torts. अगर आपको ये सेशन पसंद आए, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करना. बहुत मेहनत की है हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स. अब देखो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप लोगों ने जो हमारे लीगल मैक्सिम है, इंजूरिया साइन डेमनो, डेमनम साइन इंजूरिया, ये जरूर से पढ़ा होगा. सो एक कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है कि जब तक लीगल इंजरी नहीं होगी किसी भी पर्सन को, तब तक अगर कुछ भी हो जाए कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा. मेरी एक पान की दुकान है और मेरे बगल में किसी और ने भी खोल ली है. मेरी कोई ग्रोसरी शॉप है मेरे घर के बगल में, किसी और ने भी खोल ली है. ना जस्ट बिकॉज उसने नई ग्रोसरी शॉप खोली है जिसकी वजह से मेरे जो शॉप है उस पर क्लाइंट्स जो आ रहे हैं, कस्टमर्स जो आ रहे हैं वो आना कम हो गए हैं, मेरी बिक्री कम हो गई है बिकॉज वो बहुत भारी भरकम डिस्काउंट्स दे रहे हैं. इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उन पर केस कर दूंगी कि मुझे जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई तुम करोगे. वी कैन नॉट डू इट. वाई? बिकॉज कोई लीगल इंजरी यहाँ पर नहीं हो रही है, हालांकि मॉनेटरी लॉस जरूर से हो रहा है. ठीक है. तो यही हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है इन दोनों में. उषा बेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर, ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पर कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जो इंजरी किसी पर्सन की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हो रही है, इसमें कोई लीगल रॉन्ग नहीं है, इसीलिए आपको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा. ठीक है. यहाँ पर जय मां संतोषी नाम की एक मूवी थी जो कि मूवी हॉल में दिखाई जा रही थी, उससे रिलेटेड ये केस है. देन कमिंग टू ग्लुकेस्टर ग्रामर स्कूल केस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ और मेरे बगल में ही आके कोई और भी बिजनेस करने लगता है, लॉफुली वो उस बिजनेस को कर रहा है, तो मैं जाकर के ये नहीं कह सकती हूँ कि भाई क्यों कर रहे हो आप, ये आपकी वजह से मेरी कमाई कम हो गई तो आप मुझे कॉम्पनसेशन दो. मुझे कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज कोई भी लीगल इंजरी मुझे यहाँ पर नहीं हुई है, कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हुई है. लेकिन वहीं पर हम देखते हैं ये दो और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो कि हैं एशबी वर्सेस वाइट एंड भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप ऐसा सोचो कि आप वोट देने जा रहे हो, आपको बीच में रोक लिया जाता है, आपको कहा जाता है कि आप वोट नहीं दे सकते हो. अब आप किसी XYZ पर्सन को वोट देने जा रहे थे, आपने वोट दिया तो नहीं लेकिन वो जीत जाते हैं, तो वो जीत गए. क्या इसका मतलब ये है कि आपकी कोई राइट वायलेट नहीं हुई है? आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा. क्यों मिलेगा आपको कॉम्पनसेशन? बिकॉज आपकी लीगल राइट वायलेट हुई है. राइट टू वोट था आपके पास, हालांकि जिसको आप वोट देना चाहते थे वो जीत गया, तो क्या हो गया? लीगल राइट तो वायलेट हुई ना. एंड सिमिलरली अगर आप असेंबली जा रहे हो, आपको 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 इलीगली डिटेन कर लिया जाता है ना, आपको जाने नहीं दिया जाता है, तभी भी आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा. क्यों? बिकॉज आपका राइट था. आपको अगर इलीगली डिटेन किया है तो उसके लिए कॉम्पनसेशन तो देना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपकी लीगल राइट है जो कि यहाँ पर वायलेट हुई है. देन कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो जरूर से पढ़ लेना, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल, एक ही क्वेश्चन बनता है हमेशा से कि ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल है, उसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कौन से लैंडमार्क जजमेंट से हुआ था? इट इज राइलैंड वर्सेस फ्लेचर. ठीक है. लेकिन इंडिया की जब हम बात करें तो हमने फिर ये देखा कि भाई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है कि अगर कोई भी आपके लैंड में कोई भी हजार्डस चीज है जो कि एस्केप कर जाती है, किसी पर्सन को अगर नुकसान हो रहा है, आप अनलॉफुल अननेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहे हो, एस्केप हो जाती है, पर्सन को नुकसान हो गया, तो फिर आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. लेकिन आपके पास उसमें लेकिन किंतु परंतु होता है, यानी कि आपके पास उसमें एक्सेप्शंस होते हैं. बट हमने ये कहा कि भाई ऐसे केसेस जहां पर बहुत लार्ज स्केल में लोगों को नुकसान हो रहा है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनसे अगर वहां पे अगर वो चाहते नहीं थे लेकिन फिर भी अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो हम उन्हें एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते. एंड एज अ रिजल्ट ये जो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर था, इसके बाद जजमेंट आता है इंडिया का MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया था द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, यानी कि 100% लायबिलिटी, कोई भी लेकिन किंतु परंतु नहीं चलेगा. लायबल हो मतलब हो, आपका इंटेंशन था या नहीं था वो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कौन सा केस है? रायलैंड वर्सेस फ्लेचर. एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कौन सा केस है? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. देन मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे ये जो जजमेंट्स है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद ब्लिथ वर्सेस बर्मिंघम. अब ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? बिकॉज ये ही वो पर्टिकुलर जजमेंट है जिसमें हमें नेग्लिजेंस की डेफिनेशन प्रोवाइड करवाई गई थी कि भाई नेग्लिजेंस क्या है. कोई भी अगर रीजनेबल पर्सन है सोसाइटी में, कोई भी रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन है, वो जो काम करता लेकिन उस काम को आप करने से मुकर गए हो. अगर मैं घर से बाहर निकलती, अगर मैं रीजनेबल प्रूडेंट हूं तो मैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करती, मैं हेलमेट पहन के निकलती, मैं जो रोड है उसके सही साइड पे ड्राइव करती.
लेकिन आपने नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, वो नेग्लिजेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो हमें इसी जजमेंट में प्रोवाइड करवाई गई थी। उसके बाद एक आता है डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट का जो लैंडमार्क जजमेंट है वो कौन सा है, इट इज स्टैनली वर्सेस पावेल। हमेशा से समझना आप इसको, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपका कोई फॉल्ट नहीं था, बट आपने सब कुछ केयर प्रिकॉशंस भी रखा, उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो आता है अंडर द डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। सब कुछ ध्यान रखा था। मैं और मेरे एक फ्रेंड है वो शिकार करने के लिए गए और फिर मैंने किसी एनिमल के ऊपर शूट किया। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे सामने एक ऐसा पेड़ है जिससे जो बुलेट है वो वापस आ सकती है हमारे पास बाउंस करके, पता ही नहीं था। सारे रीजनेबल प्रिकॉशंस रखे थे, लेकिन वो बुलेट जाती है, पेड़ से टकराती है, मेरे फ्रेंड को आके लग जाती है। नाउ दैट पर्सन इज क्लेमिंग कॉम्पनसेशन फ्रॉम मी। क्या मैं कॉम्पनसेशन दूंगी उनको? नहीं, मैं डिफेंस क्लेम कर सकती हूँ यहाँ पर इनएविटेबल एक्सीडेंट का। Similarly, talking about the establishment of act of God as valid defense, ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड, बिकॉज इसी में एस्टैब्लिश किया गया था द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड कि भाई कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत सालों में कभी हुआ ही नहीं, कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है ना। नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेचुरल डिजास्टर हो गया, कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अनफोर्सेबल नेचुरल इवेंट है, उसको हम एक्ट ऑफ गॉड बोलेंगे। हमेशा समझने की कोशिश करना, अगर आपके या मेरे यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से कुछ हुआ है तो उसमें हम एक्ट ऑफ गॉड क्लेम नहीं कर सकते हैं। बट अगर ऐसी बाढ़ आ गई जो पिछले 100 सालों में कभी नहीं आई थी, तो वो तो कोई भी नहीं सोच सकता है ना, एंड एज अ रिजल्ट वो एक्ट ऑफ गॉड में आ जाएगा। देन कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। अब यहाँ पे हमें क्या कौन सा डिफेंस पता चलता है, द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, अगर मैं क्रिकेट देखने के लिए गई हूं, मैंने टिकट खरीदी है, इसका मतलब ये है कि मुझे ये पता है कि वहां जाके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अब अगर कोई MS धोनी फॉर एग्जांपल खेल रहे हैं, उन्होंने जोर से छक्का मारा और हम सबको पता है कि क्राउड में वो बॉल जाती है, अब वो बॉल अगर आ रही है मेरे पास, मेरी आंखें कमजोर है, मैंने चश्मा लगा रखा है और मुझे आके शोल्डर पे चोट लग गई, तो मैं कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकती हूँ। व्हाई? बिकॉज बीइंग अ स्पेक्टेटर ये माना जाएगा कि मैंने अपना कंसेंट दिया था, मुझे इस बारे में नॉलेज थी कि भाई गेम देखने जा रहे हैं तो ऐसा कुछ तो हो ही सकता है। ठीक है, सो वो होता है हमारा डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इन सभी को आप अच्छे से याद कर लेना, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये सारे ही जजमेंट्स कभी ना कभी तो एक ना एक बार तो पूछे ही गए हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में। देन कमिंग टू अनदर वन, आप लोगों ने वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में तो सुना ही होगा, उससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट है सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पर हमें जो वाइकेरियस लायबिलिटी है उसका स्कोप हमें बताया गया था और कहा गया था कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है जो कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक नेग्लिजेंट एक्ट कर रहा है तो उसके लिए जो एम्प्लॉयर है वो लाइबल होंगे। ठीक है, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लाइक नहीं किया है अगर आपने सेशन को अभी तक, जरूर से कर देना। इसकी PDF मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लॉ प्रेप जुडिशरी की जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, सबसे पहले हम हार्वे वर्सेस फेसी पे आते हैं। यहाँ हमें क्या बताया जा रहा है कि दिस जजमेंट एस्टैब्लिश्ड दैट द मेयर स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर टू सेल। मैंने आपसे बोला कि क्या आप मुझे अपना ये फोन बेचोगे, इसकी लोएस्ट प्राइस क्या है। आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप बेचोगे या नहीं बेचोगे। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस पूछे, क्या आप ये फोन बेचोगे, इसकी लोएस्ट कैश प्राइस क्या है। आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप बेचोगे या नहीं बेचोगे, लेकिन आपने मुझे ये बोला कि भाई इसकी लोएस्ट कैश प्राइस 30,000 रुपए है। तो आपने क्योंकि मुझे 30,000 रुपए बताया, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, या आप मुझे ऑफर दे रहे हो मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। नहीं, ये सिर्फ एक इंक्वायरी थी एंड एज अ रिजल्ट हमारे बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 2, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। कोई बच्चा है जो खो जाता है, ठीक है, और फिर मैंने अपने सर्वेंट को भेजा कि जाओ जाके जल्दी से बच्चे को ढूंढ के लाओ। सर्वेंट निकल गए। सर्वेंट के जाने के बाद क्या होता है कि मैं एक रिवॉर्ड डिक्लेयर करती हूँ कि जो भी बच्चे को ढूंढ के लेकर आता है मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगी। अब जो सर्वेंट है वो ढूंढ के ले आए बच्चे को, बाद में पता चला कि ऐसा कोई रिवॉर्ड था, अब वो उस रिवॉर्ड को क्लेम कर रहे हैं। क्या वो उस रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज उनको पता ही नहीं था, कम्युनिकेशन ही नहीं थी, उनको नॉलेज ही नहीं थी कि मैंने ऐसा कोई ऑफर दिया है। तो नॉलेज ऑफ ऑफर नहीं था तो एक्सेप्टेंस था ही नहीं, एक्सेप्टेंस था नहीं तो हमारे बीच में एग्रीमेंट कैसा हुआ। देन कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, पावेल वर्सेस ली। ठीक है, पावेल वर्सेस ली हमें क्या बताता है कि भाई अगर कोई पर्सन है जो कि ऑथराइज एजेंट है तो वही कम्युनिकेशन देगा। अगर एक बोर्ड बैठी है, एक कमेटी बैठी है जो कि इंटरव्यू ले रही है,
उन्होंने एक कैंडिडेट को बोला कि भाई ये कैंडिडेट सही लग रहा है, इसको हम लोग रख लेंगे, इसको हम हायर कर लेंगे। अब होता क्या है कि एक वहां से कोई पर्सन जा रहा था, अनऑथोराइज्ड पर्सन, उसने ये सुन लिया और जाके उस पर्सन को बता दिया कि भाई आपकी सिलेक्शन के बारे में बात हो रही है, और वो पर्सन खुश हो गया। बाद में पता चलता है कि बोर्ड को और एक बेटर कैंडिडेट मिल गया। एज अ रिजल्ट उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम उस पर्सन को नहीं लेंगे। अब आप ये कह रहे हो कि उन्होंने, बोर्ड ने जो है वो ब्रीच किया है, ठीक है, आपका एक यहाँ पर एग्रीमेंट हो गया था। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो भी ऑथराइज पर्सन है, जो बोर्ड है, अगर उन्होंने आपको बताया होता कि भाई हम आपको सिलेक्ट करें, तो वो बात अलग होती। आपको किसी अनऑथराइज पर्सन ने बताया है, तो अब आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या फिर कोई एक्सेप्टेंस हुआ है, या फिर कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है। सो क्या कहा है इस केस में? दिस केस एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल दैट फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड एंड create a binding contract, it must be communicated by the offeree or their authorized person only. Then कार्डल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैंने आपको ये बोला कि मैंने एक ऐसी दवाई बनाई है जिस दवाई को खाने के बाद किसी भी पर्सन को कभी भी कोई भी एलर्जी वगैरह नहीं होगी, सर्दी जुकाम नहीं होगी, बुखार नहीं होगा, अभी तो बुखार का सीजन चल रहा है, कुछ नहीं होगा, और अगर किसी को होता है तो मैंने XYZ बैंक में 1 लाख रुपए अभी से ही जमा करवा दिए हैं, अगर किसी को होता है तो मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ, मैं ओपन चैलेंज दे रही हूँ कि आप बीमार नहीं होगे, अगर होते हो तो वो 1 लाख रुपए आपके। अब इसके बाद जरूरी नहीं है कि आप आके मुझे बताओ हुई कि हाँ मैम मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, आपने वो दवाई ले ली, आप बीमार पड़ गए, अब आप सीधे आके मुझसे क्लेम कर सकते हो कि भाई लाइए मेरा जो कैश प्राइस था वो मुझे दीजिए। क्यों? बिकॉज यहाँ पर एक साफ साफ बात कही गई कि अगर पब्लिकली एक एडवर्टीजमेंट दे रहे हो जहां पर स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप रिवॉर्ड प्रॉमिस कर रहे हो, तो यहाँ पर वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन की जरूरत नहीं है, ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना देता है विदाउट द नीड फॉर प्रायर नोटिफिकेशन। ऐसा नहीं कि दवाई लेने से पहले आप मुझे बताओगे, आपने दवाई ले ली, आपको फीवर हो गया, आप आओ मुझसे कॉम्पनसेशन क्लेम कर लो, एंड दैट इज इट। Then moving to the next one, Feldhaus versus Bindley, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिंडले बाइंडले whatever you would like to say। यहाँ पर हमें बताया गया that silence cannot amount to acceptance of an offer। मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर आप चुप रहोगे तो मैं ये समझ लूंगी कि आपको ये जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है ये मंजूर है। अरे ऐसे कैसे? तो फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडले में हमें क्या बताया गया कि साइलेंस जो है उसकी वजह, साइलेंस अगर कोई पर्सन है, साइलेंट है अगर कोई पर्सन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि हमारे घर पे होते हैं, और यहाँ पे हमारा कोई भी ऐसा सेटअप नहीं होता है कि हमें एक लीगल ऑब्लिगेशन में आना है, ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है, म्यूचुअल लव की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, पेरेंट्स ने बोला कि अगर 10th में अच्छे मार्क्स ले आए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया तुमने अगर फॉर एग्जांपल, तो तुम्हें हम एक बाइक दिलाएंगे। अब आपने क्लियर कर लिया, आप बोल रहे हो कि बाइक दिलाओ वरना मैं केस कर दूंगा, मुझे कॉम्पनसेशन दो। आप केस नहीं कर सकते उनके ऊपर। वाई? बिकॉज यहाँ पे ना आप लोगों के अंदर वो चीज थी ही नहीं कि एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना है। सो वही होता है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर में, जहां हमें साफ साफ बताया गया कि जहां पर दो लोग एक डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट में है, जहां पर उन लोग के बीच में कोई भी इंटेंशन ही नहीं था कि वो कोई लीगली बाइंडिंग रिलेशन रखें, तो बाद में जाके अगर कोई प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया जा सकता है तो आप उन पे जाके केस नहीं कर सकते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ हमें ये बताया गया कि जहां जहां पे हम कम्युनिकेट करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, मैं जहां पे आपको पोस्ट भेज रही हूँ, है ना, लेटर भेज रही हूँ, और जहां पे हम फोन के ऊपर बात कर रहे हैं, इन दोनों में फर्क होता है। और वो फर्क कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैंने पोस्ट डाल दी, ठीक है, तो वो बात तो डिफरेंट है। बट अगर मैं आपसे फोन पे बात कर रही हूँ कि, और मैं आपसे कहने जा रही थी कि हाँ मुझे मंजूर है, बट उसके पहले ही बहुत जोर से लाइटनिंग होती है, फोन कट हो जाता है, तो आपने कहा लेकिन मैंने सुना नहीं, या मैंने कहा लेकिन आपने सुना नहीं, तो जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के वो बहुत डिफरेंट होते हैं। और इस केस में हमें यही बताया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट जो कि इंस्टेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन से किए जाते हैं, जैसे कि टेलीफोन से, वो क्या होते हैं, वो कब कंप्लीट होते हैं, वो तभी फॉर्म होंगे जबकि एक्सेप्टेंस सुनाई देता है। अगर मैंने हाँ बोला लेकिन आपका फोन कट हो जाता है, अगर मैंने हाँ बोला, बहुत जोर से लाइटनिंग हुई, फोन आपका जो है वो कट हो गया, आपको सुनाई नहीं दिया, तो फिर उसमें कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं ना, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आया है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर
a contract with a minor is void ab initio, void ab initio यानी कि void from the very beginning. So, जब भी कोई भी माइनर इन्वॉल्व है उसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, वॉइड होगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट. नाउ चलते हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस बूटस्ट्रैप्ड केमिस्ट. अब होता क्या है कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे शॉप्स होती है जहां पर डिस्प्ले पे कुछ प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं जहां पर उनके ऊपर प्राइस टैग्स भी लगे होते हैं. क्या इसका मतलब ये है कि वो हमें ऑफर दे रहे हैं और हम अंदर जाके उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं? द आंसर इज नो. इस जजमेंट में हमें बताया गया कि ऑफर और इन्विटेशन टू ट्रीट यानी कि इन्विटेशन टू ऑफर, इन दोनों में फर्क होता है. उन्होंने डिस्प्ले पे वो सब लगा के रखा है, प्राइस टैग भी लगा हुआ है, वो चाहते हैं कि हम जाएं और उनको ऑफर दें. अगर मैं ऐसे किसी शॉप पे जाती हूँ जहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले में लगी हुई चीज़ें, मैंने अपने जो बकेट था उसमें डाला उस प्रोडक्ट को, और मैं कैश काउंटर पे जाती हूँ, वो मुझे मना कर सकते हैं. वाई? बिकॉज यहाँ पर ऑफर देने वाले वो नहीं है. उन्होंने जो डिस्प्ले पे लगा रखी है थिंग्स को, वो क्या है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है. ऑफर तो मैं लेके जा रही हूँ कि भाई मैं ये खरीदना चाहती हूँ, प्लीज मुझे दे दो. एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो मना भी कर सकते हैं बिकॉज वो जो डिस्प्ले पे चीजें लगी हुई थी वो क्या है, वो इन्विटेशन टू ऑफर में आता है, ऑफर में नहीं आता है. उसके बाद चलते हैं लास्ट केस पे, दुर्गा प्रसाद बलदेव. लास्ट केस यानी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट केस, दुर्गा प्रसाद बलदेव. ठीक है, अब इस केस में हमें क्या कहा गया था, दैट फॉर अ प्रॉमिस टू बी एनफोर्सिएबल द कंसिडरेशन फॉर इट मस्ट हैव बीन गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर. हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि जिस तरीके से एक प्रॉमिसर चाहता है कि कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए था, उसी तरीके से कंसिडरेशन अगर दिया जा रहा है तभी वो प्रॉमिस जो है वो एनफोर्सिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. एंड दैट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हम करने वाले हैं. सबसे पहले आते हैं हम इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये मुझे लगता है कि आप लोग के एग्जाम में आ भी सकता है. इस केस का सबसे पहले इसमें से दो क्वेश्चंस बनते हैं. सबसे पहले कि इस केस का नाम क्या है. इस केस का नाम है मंडल कमीशन केस. ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कही गई थी कि जो क्रीमी लेयर हैं उनको हम अलग करते हैं, यानी कि जो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उसमें एक तो वो लोग हैं जिनको रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, और एक वो लोग हैं जो कि क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है, तो उनको जरूरत नहीं है ऑफ रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. सबसे पहले ये कहा गया. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक सीलिंग बनाई गई थी फॉर टोटल रिजर्वेशन, और कहा गया था कि भाई 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है. देन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में कि हीबियस कॉर्पस केस कौन से लैंडमार्क जजमेंट का नाम है. द नेम ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट इज एडीएम जबलपुर वर्सेस एसएस शुक्ला. याद रखना, हीबियस कॉर्पस केस, हीबियस कॉर्पस एक रिट होती है जिसका मतलब क्या होता है, बताइए जरा. What is the meaning of habeas corpus? To present the body, to bring the body in front of the court. ठीक है. नाउ कमिंग टू ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. यहाँ पर क्या बताया गया था, देखो ये जो जजमेंट है इसमें ये कहा गया कि जो हमारा आर्टिकल 21 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. अगर सही तरीके से, जस्टिफाइड तरीके से जो लीगल प्रोसेस है किसी भी लॉ को पास करने का, उसको ध्यान में रखते हुए अगर किसी लॉ को पास किया गया है तो फिर हम ये मानेंगे कि भाई वो लीगल है. अब इसके बाद वो लॉ कितना अनलॉफुल है, वो कितना अनफेयर है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, सो ये कहा गया था ए.के. गोपालन में, लेकिन ऑब्वियसली इसको बाद में रिवर्स भी किया गया था. हम देखते हैं उसके बाद गोलकनाथ केस. अब जो गोलकनाथ केस है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये यहाँ पर हमें बताया गया कि पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है. बेसिकली हम कह सकें तो यहाँ पे कहा गया कि पार्लियामेंट को एक तरीके से चैलेंज किया गया कि पार्लियामेंट के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है जिससे कि पार्लियामेंट हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है उसको अमेंड कर सके, कोई भी चेंजेस उसमें करके आ सके. एंड एज अ रिजल्ट बहुत प्रॉब्लम हुई, बिकॉज देखो गोरखनाथ का केस आया था, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि अनअमेंडेबल है. लेकिन उसके बाद गोलकनाथ का केस आया जहां पर कहा कि भाई ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट जो कि अमेंड कर सके फंडामेंटल राइट्स को. एंड फिर एज अ रिजल्ट पार्लियामेंट क्या करती है, अमेंडमेंट लेकर आती है, 24th अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आती है, वो जिसमें उन्होंने आर्टिकल 368 को पूरी तरीके से अमेंड कर दिया. उन्होंने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है. एंड एज अ रिजल्ट जो गोरखनाथ का केस है इसको उन्होंने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया.
ठीक है। लेकिन फाइनली फिर क्या होता है, केशवानंद भारती का केस आता है जिसमें साफ साफ बताया गया कि भाई देखो अमेंड तो किया जा सकता है लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा हम उसको टच नहीं करेंगे। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाला इंपॉर्टेंट जजमेंट कौन सा था हमारा, इट वाज केशवानंद भारती। और मिनर्वा मिल्स में भी यही कहा गया है ना, उसमें भी रीअफर्म किया गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। सो ये जो केसेस हैं ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आपने देखा होगा कि होता क्या था कि जो कन्विक्टेड है, कन्विक्ट कौन होता है, वो पर्सन जिसके ऊपर जितने भी आरोप लगे थे वो सच्चे साबित हो गए हैं, अब बस उसको जेल में जाना है। बट अब उसने अपील लगा दी। तो होता क्या था कि जितने भी लेजिस्लेटर्स थे जो कि कन्विक्टेड थे, उनका ऐसा होता था कि अगर उनकी अपील पेंडिंग है तो वो अपनी जो सीट है उसको रिटेन करते थे। लेकिन ये जो जजमेंट है उसने सेक्शन 8 को ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई अगर आप एक कन्विक्ट हो तो अपील है या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है, आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है। और ये कौन से केस में हुआ था, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको नाम से ही देख के पता चल रहा होगा कि सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है आप लोगों के लिए। देन कमिंग टू मेनका गांधी, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ए.के. गोपालन के केस में कहा गया कि भाई प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जरूरी है हमारे लिए अंडर आर्टिकल 21, फेयरनेस है या नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, जस्ट है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं पर हमें बताया गया मेनका गांधी के केस में कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले दो क्वेश्चंस यहां से बनते हैं कि आर्टिकल 14, 19 और 21, ये जो तीनों आर्टिकल्स हैं ये मिलकर के गोल्डन ट्राइंगल बनाते हैं, है ना। तो ये कौन से जजमेंट में कहा गया था, ये कहा गया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कही गई थी कि जो ये हमारा आर्टिकल 21 है इसमें सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है। जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यानी कि सही तरीके से लीगल वे से अगर आप कोई लॉ भी बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लॉ जस्ट होना चाहिए, वो लॉ फेयर होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो लॉ आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, वो लॉ रीजनेबल होना चाहिए, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी होना चाहिए। ये कौन से केस में कहा था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देन कमिंग टू स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है आप लोगों के लिए, जहां पर हमें बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स कितना ज्यादा सुप्रीम है। एंड एज अ रिजल्ट वो कौन सा जजमेंट था जिसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को स्ट्रक डाउन किया गया। साफ साफ सी बात है कि हम किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ही तो हम पढ़ते आए हैं राइट टू इक्वालिटी में। तो फिर अगर हम किसी पर्सन को कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन दे रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो वो तो सही नहीं है ना। एंड एज अ रिजल्ट वो कौन सा लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें इसको स्ट्राइक डाउन किया गया था, इट वाज स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन। एंड दैट इज ऑल अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा कितने कम समय में हम लोगों ने इतने सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को कवर किया है, और इससे ऊपर आप लोग के एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि एग्जाम में या तो पूछा जाएगा हीबियस कॉर्पस केस कौन सा है, या फिर आपको मैच द फॉलोइंग भी कभी कभी दे दिया जाता है, या आपको सीधा सीधा एक लाइन दी जाएगी, आपको बताना होगा कि भाई ये क्या है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पूछा जा सकता है कि विशाखा गाइडलाइंस कौन से लैंडमार्क जजमेंट में दी गई थी जिसके बाद 2013 में आया पॉश एक्ट। तो कौन सा जजमेंट था वो, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये वो जजमेंट है जहां पर विशाखा गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करवाई गई थी कि विमेन जो कि एक वर्क प्लेस में काम कर रही हैं उनके लिए एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करवाया जाए तभी वो काम कर पाएंगे, है ना। और ये गाइडलाइंस 15 to 16 ईयर्स तक थी, जो लीगल वैक्यूम था उसको फुलफिल करने के लिए। एंड लास्ट में 2013 में जाकर के आता है पॉश एक्ट। ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। देखो आप समझना कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जब 2005 में आया था तब ये कहा गया कि डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला सिर्फ एक एडल्ट मेल पर्सन ही हो सकता है। बट ऐसा तो आपको भी पता है कि ये सच नहीं है, बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस तो एक विमेन भी कर सकती है, एक 16-17 साल का बच्चा भी कर सकता है ना। एंड एज अ रिजल्ट ये जो हमारा लैंडमार्क जजमेंट था हीरल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा एंड अदर्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी जजमेंट में ये कहा गया कि ये जो टर्म है रेस्पोंडेंट अंडर द डीवी एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला सिर्फ एक एडल्ट मेल पर्सन हो सकता है, तो ये जो टर्म है एडल्ट मेल पर्सन
इसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन करती है, जिसके बाद से ये हो गया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डोमेस्टिक वायलेंस कमिट करने वाला कोई भी हो सकता है, एक औरत भी हो सकती है। सो वो कौन सा जजमेंट था जिसमें एडल्ट मेल पर्सन वर्ड को स्ट्रक डाउन किया गया? इट वाज हीरल पी हरसोरास केस। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है अबाउट DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। आपको पता होगा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, एक विमेन सर्विस प्रोवाइडर के पास जा रही है या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा रही है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो एक रिपोर्ट लिखते हैं कि क्या क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, है ना, पूरी कहानी उसमें लिख देंगे। सो वो होती है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। अब सेक्शन 12 ऑफ DV एक्ट को पढ़ करके ये लगा कि भाई ये कंपलसरी है, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट के पास भी ये केस गया है तो जब तक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं होगा मजिस्ट्रेट कोई एक्शन नहीं लेगा, कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा। बट प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी में हमें ये साफ साफ बताया गया, दो बातें यहाँ पर हुई थी साफ साफ। सबसे पहले हमें ये बताया गया कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस जा रहा है कोर्ट के पास बाय द सर्विस प्रोवाइडर या फिर बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। अगर कोर्ट के पास, मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्टली जा रही है कोई भी कंप्लेंट, उसमें डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर हमें जो शेयर्ड हाउस होल्ड है उसका इंटरप्रिटेशन बताया गया था। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि जिस विमेन ने डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट की है उस टाइम पे भी वो उसी घर में रह रही हो। अगर पूरी लाइफ टाइम में कभी भी वो विमेन उस पर्सन के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थी और किसी जगह पर रही है, यानी कि शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है? जहां कोई विक्टिम रह रही है, वो नहीं कंप्लेंट करते वक्त। अगर 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले भी रही थी ना वो कभी, तो वो भी शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन में भी आएगा, यानी कि हैज लिव्ड और इज लिविंग टुगेदर। ठीक है, सो दैट इज इट। देन कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, लास्ट ईयर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि हम जब पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करते हैं, देयर वी टॉक अबाउट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, है ना, हम बच्चे को यूज नहीं कर सकते हैं फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक पर्पस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर शिफ्ट की रिक्वायरमेंट है, जो पार्लियामेंट है उनसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड है उसको आप रिप्लेस कर दो। कौन से वर्ड से रिप्लेस कर दो? CSEAM, विच मीन्स चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटीरियल। और इस जजमेंट के बाद से, यानी कि कोर्ट का ये कहना है कि जैसे ही आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को CSEAM इससे रिप्लेस कर दोगे, इससे क्या हो जाएगा कि बच्चे से रिलेटेड, चाहे आपके पास आपने किसी को भेजने के लिए नहीं रखा हो कोई भी मटेरियल, कोई वीडियो हो, कोई फोटो हो, अगर आपके फोन में पाया जाता है तो आप लायबल होगे। क्योंकि अगर है तो आप ये बोलोगे कि भाई किसी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा, तो भाई आपने डिलीट क्यों नहीं किया? ज़बरदस्ती अगर किसी ने आपको भेजा तो आपने अथॉरिटीज़ को क्यों नहीं बताया? सो वो लाइबिलिटी फिर आपकी होगी। ठीक है, सो चाइल्ड रिलेटेड कोई भी मटेरियल किसी के फ़ोन में नहीं हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है वो कमर्शियल पर्पस के लिए है या फिर नहीं है। देन सेल्वी का केस जो हमने आज के सेशन में सबसे पहले डिस्कस किया था, जहाँ पे हमें बताया गया था कि भाई नार्को एनालिसिस टेस्ट को बिना किसी पर्सन के कंसेंट के बिना नहीं किया जा सकता है। वही सेम बात इस साल भी हमें बताई गई है। कौन से केस में? अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हमें साफ साफ बताया गया कि किसी भी पर्सन के कंसेंट के बिना नार्को एनालिसिस कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता है, बिकॉज ये वायलेट करता है उनके फंडामेंटल राइट को। बिकॉज जो हमारा आर्टिकल 20 है वो उन्हें राइट देता है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कोई भी पर्सन ऐसा कुछ नहीं बोलेगा जो उसको इंक्रिमिनेट करवा दे, उसके पास ये फंडामेंटल राइट है। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो वो उनकी जो पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 उसको भी वायलेट करता है। तो वापस से हमें यहीं पर यही चीजें बताई गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट पे, ये फैमिली लॉ से रिलेटेड आप बोल सकते हो, विबोर गर्ग वर्सेस नेहा। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस साल का। वाई? बिकॉज एक हस्बैंड था जिसका क्रूअल्टी हो रही थी। अब उसके पास कोई और प्रूफ नहीं था, लेकिन कुछ पेन ड्राइव्स थी, कुछ सीडीज थी, जहां पर उसने अपनी बीवी से जो भी बातें हुई थी उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके, छुपके से रिकॉर्ड करके सेव किया हुआ था। जब बारी आई कि भाई बताओ आपके पास क्या सबूत है, तो उन्होंने उसको पेश कर दिया। तो एक कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये इंडियन एविडेंस एक्ट को वायलेट करता है। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट ये बोलता है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो भी कम्युनिकेशन है वो प्रोटेक्टेड है। बट देन व्हेन द मैटर वेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई प्रोटेक्टेड तो है, लेकिन यहाँ पर जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में केस चल रहा है, चाहे वो सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, जब केस चल रहा है उसके बाद उनको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। एंड एज अ रिजल्ट जो सीक्रेट टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो सीक्रेटली उन्होंने रिकॉर्ड किया था उसको एडमिट किया था सुप्रीम कोर्ट ने एज एन एविडेंस इन मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वाइफ यहाँ पे ये कह रही थी कि मेरी तो राइट टू प्राइवेसी है ना, बट यहाँ पर जो कोर्ट है उन्होंने कहा कि आपकी राइट टू प्राइवेसी है, आप कह रहे हो कि हस्बैंड इस तरीके से पेश नहीं कर सकते एविडेंस को, मुझसे छुपके इन्होंने रिकॉर्ड किया, बट आपके हस्बैंड की भी तो राइट टू डिग्निटी है ना, तो वो कैसे हम वायलेट होने दें। तो बेसिकली यहाँ पर दो फंडामेंटल राइट्स का झगड़ा चल रहा था, जहाँ पर कोर्ट ने एक बोला कि भाई एडमिट करेंगे हम ऐसे एविडेंसेस को भी, बिकॉज ये जो स्पाउजल
तो ये स्पाउसेस को जो हम लोग ये देते हैं अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, प्रोटेक्शन देते हैं, वो हम तब तक एक्सटेंड नहीं कर सकते, यानी कि वो एक्सटेंड तभी तक होगा जब तक उनके बीच में सब कुछ नॉर्मल है। अगर केस चल रहा है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। देन कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट वन, उर्मिला दीक्षित। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील नारायण दीक्षित? बिकॉज बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर जो एल्डरली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी जो प्रॉपर्टी है वो दे दी बच्चों को, एंड इन रिटर्न उनका ये रहता है कि भाई ये जो बच्चा है वो हमें मेंटेन करेगा, क्योंकि हमारा तो बुढ़ापा आ गया है, अब हम क्या करेंगे इस प्रॉपर्टी का, बच्चे को देते हैं, वो हमें मेंटेन करेगा। तो इस जजमेंट में हमें ये कहा गया कि अगर कोई गिफ्ट डीड बनाई जाती है, जिस गिफ्ट डीड के अंदर ये लिखा हुआ नहीं है कि भाई जो बच्चा है वो हमें मेंटेन करेगा, ये लिखा हुआ था कि बच्चा मेंटेन करेगा हमें, एज अ रिजल्ट अपनी पूरी प्रॉपर्टी हम बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ था कि अगर इसने मेंटेन नहीं किया तो हम प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे। बट इन दिस पर्टिकुलर केस कोर्ट ने जो हमारी उर्मिला दीक्षित थी इनको वापस दिलवाई थी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी। वाई? बिकॉज जो हमारी, अगर हम बात करें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, वो भी यही कहता है। क्या कहता है कि अगर ऐसे कोई गिफ्ट डीड में कोई कंडीशन है जिसको वायलेट किया जा रहा है तो वो गिफ्ट डीड वॉइड होगी। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पर ये क्या बताया गया कि भाई वो प्रॉपर्टी जो है वो वापस रिस्टोर कर दी गई पेरेंट के पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे, राइट्स ऑफ अ ट्राइबल वुमेन। एक ट्राइबल वुमेन थी, उनके फादर की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी उसका बंटवारा हो रहा था, सारी प्रॉपर्टी ब्रदर्स के पास चली गई। अब वाइफ और उनके बच्चों, ब्रदर्स के पास चली गई, सिस्टर्स और उनके बच्चों का ये कहना है कि हमारी मदर को भी मिलना चाहिए, मुझे तो मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी क्योंकि बाकी सभी को भी मिल रही है। तो जब ये मैटर कोर्ट के पास जाता है तो लोअर कोर्ट ने कहा कि आपको नहीं मिल सकती प्रॉपर्टी। क्यों? बिकॉज हिंदू सक्सेशन एक्ट आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, बिकॉज आप एक ट्राइबल वीमेन हो। तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर कोई कस्टम नहीं है जो कि ये बताता हो कि डॉटर को प्रॉपर्टी देनी है या नहीं देनी, कोई भी कस्टम ऐसा नहीं है, कोई लॉ आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, हम तब भी जस्टिस प्रोवाइड करवाएंगे। और कैसे जस्टिस प्रोवाइड करवाएंगे? विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर जजमेंट। एंड इस जजमेंट से हमें यह पता चला कि इवन दो कोई लॉ नहीं था, कोई कस्टम नहीं था, उसके बाद भी जो ट्राइबल विमेन है अब उनके पास भी राइट टू इनहेरिटेंस है, उन्हें भी सिमिलरली प्रॉपर्टी मिलेगी जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जिनके ऊपर भी अप्लाई होता है उन लोगों को मिलती है। देन कमिंग टू द लास्ट जजमेंट ऑफ द डे, दैट इज हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जो हमें कोर्ट ने बताई थी। जैसे तो कोर्ट ने बोला कि जैसे अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास राइट है कि हम जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी जॉब करना चाहते हैं, ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं, वैसे ही अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या है? फंडामेंटल राइट टू क्लोज द बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना आप ये, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये राइट है कि अंडर आर्टिकल 19 हम जो जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी ट्रेड ऑक्यूपेशन जो भी करना चाहते हैं हम ऑप्ट कर सकते हैं, वैसे ही कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में ये कहा कि आर्टिकल 19 के थ्रू हमें क्या मिलता है? राइट टू क्लोज अ बिजनेस भी मिलता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर सेशन पसंद आया हो, मुझे बहुत अच्छे से आपके कमेंट सेक्शन में चाहिए, सेशन को लाइक जरूर से करना। एंड येस, ये जो स्कैनर है यहाँ से आप स्कैन करके सीधा पहुंच जाओगे लॉ प्रेप जुडिशरी के टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, मैंने आज का सेशन हिंदी में ही समझाया है आप लोगों को, लेकिन फिर भी हिंदी में ट्रांसलेट होकर के भी आपको ये PDF मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? आपको जाना है लॉ प्रेप जुडिशरी के टेलीग्राम चैनल पर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट।